हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल ज्ञान गंगा आयुर्वेद क्लासेस में। आज हम लोग बात करने वाले हैं चरक संहिता के सूत्र स्थान के 5वें चैप्टर के बारे में बात करेंगे। और ये चैप्टर हम लोग एक शार्ट नोट्स के रूप में हम लोग बनाएंगे। और इसमें हम लोग कोशिश करेंगे कि जो भी हम लोग के जो सिलेबस है, जो बीएमएस फर्स्ट ईयर के पॉइंट ऑफ व्यू से संहिता अध्ययन 1 के अंतर्गत जो ये आपका चैप्टर है मात्रा शीति अध्याय अर्थात चरक सूत्र 5, इसको इन शार्ट कैसे पढ़े। और इसके जब हम लोग समझ लेंगे एक एक पॉइंट को, एक एक हेडिंग को, उसके बाद हम लोग उसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो इसको कई पार्ट में पढ़ेंगे। तो ये पहला चैप्टर जो है आपको उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि अन्य चैप्टर होते हैं। तो किसी भी चैप्टर को, किसी भी चीज़ को समझने के लिए उसका फर्स्ट चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो इंट्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। यहाँ पर आए हुए एक एक सिलेबस के एक एक पॉइंट, अर्थात यहाँ पर 19 पॉइंट पढ़ने हैं। ये 19 जो पॉइंट पढ़ने हैं, उस 19 पॉइंट को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे कि एक्चुअली में है क्या। तो आइए देखते हैं कि यहाँ पर है मात्रा शीति अध्याय। क्योंकि हम लोग जानते हैं मात्रा शीति अध्याय है चरक सूत्र का ये 5वां चैप्टर है। और हम लोग जानते हैं जो 5वां चैप्टर होता है ये यहाँ से क्या शुरू होता है, यहाँ से शुरू होता है स्वस्थ चतुष्क। यहाँ से शुरू होता है स्वस्थ चतुष्क। अर्थात स्वस्थ चतुष्क में हम लोगों ने कौन कौन से चैप्टर देखे थे, तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर 5th, 6th, 7th और 8 ये आपके आ जाएंगे स्वस्थ चतुष्क के अंतर्गत। तो यहाँ पर स्वस्थ चतुष्क का शुरुआत हो रही है। स्वस्थ चतुष्क का मतलब क्या होता है कि व्यक्ति को, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए जो जो विधि विधान आयुर्वेद में बताया गया है उन सभी का वर्णन यहाँ पर पाएंगे। तो यहाँ पर देखेंगे कि इस चैप्टर का इस स्वस्थ चतुष्क से क्या संबंध है, इसको भी कोरिलेट करेंगे। तो देखेंगे दो टर्म है, मात्रा और शीति। तो यहाँ पर देखेंगे मात्रा, मात्रा का मतलब होता है क्वांटिटी, क्वांटिटी मात्रा का मतलब क्या होता है क्वांटिटी, ठीक है। और यहाँ पर अशीति देखेंगे, अशीत एक टर्म है, अशीत, अशीति है लेकिन इसको असित पढ़ेंगे। असित का मतलब होता है एक भोजन का प्रकार है। ये क्या है, भोजन का प्रकार है। ये क्या है, भोजन का प्रकार। तो हम लोग देखते हैं ना कि भोजन के जो प्रकार होते हैं 4 प्रकार के होते हैं। चतुर्विध भोजन कौन कौन से होते हैं, असित खादित, असित खादित, पीत और लीढ़। तो इसको हम लोगों ने पढ़ा भी है और इसको फिर से पढ़ेंगे। तो ये कहीं ना कहीं हम लोग देखते हैं कि स्वस्थ व्यक्ति को रहने के लिए कहीं ना कहीं ये भोजन का भी, भोजन के प्रकार था आहार, भोजन प्रकार का मतलब आहार का भी कोरिलेशन होता है। तो हम लोग जानते हैं कि आयुर्वेद के जो त्रि उपस्तंभ होते हैं, आयुर्वेद के हम लोगों ने कहाँ पढ़ा है, चरक सूत्र 1 में पढ़ा है। आयुर्वेद के त्रय उपस्तंभ, त्रय उपस्तंभ हम लोगों ने क्या पढ़ा है, तो ये क्या है, आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य। तो देखेंगे पहले नंबर पे आहार आता है, दूसरे नंबर पे निद्रा आता है और तीसरे नंबर पे ब्रह्मचर्य। किसी ने ब्रह्मचर्य बोला है, किसी ने अब्रह्मचर्य बोला है, तो इसको हम लोगों ने डिटेल में बात किया है। तो देखेंगे आहार, आहार का संबंध स्वस्थ से इसलिए है क्योंकि जब वो जो आहार मात्रा पूर्वक लेंगे, अर्थात मात्रा, यहाँ पे देखेंगे मात्रा शीति अर्थात मात्रा पूर्वक आहार। तो जो आहार मात्रा पूर्वक लेंगे, मात्रा युक्त जो आहार होगा उसी का संबंध स्वस्थ से होगा। वही आहार जो है स्वस्थ को बनाए रखेगा। तो वही आहार स्वस्थ को बनाए रखेगा। इसलिए इस चैप्टर का नाम हम लोगों ने कोरिलेट किया मात्रा शीति अध्याय, अर्थात आहार, मात्रा युक्त आहार, या इस तरह से आहार की मात्रा ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखती है। अब आइए एक एक करके बात करते हैं इस सिलेबस में कौन कौन से पॉइंट है। यहाँ पर देखेंगे पहला जो सिलेबस में पहला पॉइंट है मात्रा शीति अध्याय अर्थात चरक सूत्र 5 का जो पहला पॉइंट है, हेडिंग है मात्रावत आहार। हमारा ये जो वीडियो है, ये जो लेक्चर है, मुख्यतः किस पे बेस होगा कि जो आपके सिलेबस में हेडिंग है आप उस हेडिंग को बहुत अच्छे से समझ लें। और नेक्स्ट वीडियो में एक एक करके हम इनका डिटेल में वीडियो बनाएंगे, इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो आज आपको हम सिर्फ जो हेडिंग है उसको हम लोग एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, उसकी मीनिंग समझ जाएंगे। तो एग्ज़ाम में या कभी भी, चाहे आपसे कोई टीचर्स पूछे, चाहे क्लास में पूछा जाए, चाहे वाइवा लेक्चर में पूछा जाए, आप हर जगह उसका जवाब आसानी से दे सकते हैं। तो देखते हैं मात्रावत आहार। इससे पहले हम लोग ने देखा कि हम लोग को जो आहार होता है, जो आहार होता है उसकी एक निश्चित मात्रा होती है। क्या होती है, एक निश्चित मात्रा होती है। आपने देखा है कि किसी भी व्यक्ति को अगर लंबे समय तक
मात्रा 3 प्रकार की होती है अगर देखा जाए। एक सम्यक मात्रा होती है जो होना चाहिए, सम्यक मात्रा जिसको हम लोग उचित मात्रा बोलते हैं, सम्यक मात्रा। और इससे अगर कम होता है, सम्यक मतलब प्रॉपर जो अमाउंट में डाइजेशन फूड होता है किसी को दे रहे हैं, तब तो ये व्यक्ति स्वस्थ रहेगा। तब तो क्या होगा, स्वस्थ रहेगा, स्वस्थ रहेगा। अगर इससे कम देते हैं, इससे कम देते हैं तो कहीं ना कहीं हीन मात्रा हो जाएगी, भोजन की हीन मात्रा। देखते हैं कुछ व्यक्ति बहुत ज़्यादा खाने वाले होते हैं, संकोचवश नहीं बोलते हैं, तो कहीं ना कहीं अगर बहुत अधिक जिसको भूख लगती है उसको कम मात्रा देंगे तो कहीं उसका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, नहीं रहेगा। और दूसरी चीज़, जैसे मान लीजिए किसी जठराग्नि कम है या मात्रा कम है, कम खाना खाता है लेकिन संकोचवश वो ज़्यादा या उसको बहुत लंबे समय तक ज़्यादा मात्रा दे दे, तो क्या उसका हाजमा या उसका पाचन या डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक रहेगा, नहीं ठीक रहेगा। तो कहीं ना कहीं इस मात्रा का इम्पोर्टेंस है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। दूसरा नंबर देख रहे होंगे हम लोग, यहाँ पर देखेंगे दूसरा पॉइंट क्या है, नेचर ऑफ आहार, अर्थात आहार की प्रकृति। आहार की नेचर मतलब होता है प्रकृति। प्रकृति का मतलब होता है कि आहार दो प्रकार के होते हैं, कि आहार लघु है या गुरु आहार है। तो यहाँ पर आहार, नेचर ऑफ आहार या आहार की प्रकृति का मतलब आहार लघु या गुरु। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि अगर हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि मूंग और उड़द। तो हम लोग देखते हैं कि जब भी हम लोग का हाजमा ठीक नहीं रहता है, जब भी डाइजेशन प्रॉपर नहीं रहता है या फिर लूज मोशन होता है, अतिसार होता है, तो हम लोग कहते हैं ना कि मूंग की दाल की खिचड़ी, मूंग की खिचड़ी खाओ। मूंग की खिचड़ी खाएंगे तो ये मूंग की खिचड़ी क्यों खाते हैं, क्योंकि हम जठराग्नि कम होती है, हम लोग को लघु आहार चाहिए होता है और ये लघु होता है। मूंग का दाल जो होता है या खिचड़ी होता है लघु होता है। जबकि उड़द क्या होता है कि जो उड़द की पिष्टी होती है, पीठी जिसको बोलते हैं, उड़द की पीठी या पिष्टी, देखते हैं ठंड के दिनों में इसकी पूड़ी बनती है, पूड़ी कचौड़ी आप लोग बहुत खाते हैं ठंड के दिनों में। तो ये क्या होती है, गुरु होती है, मतलब गुरु को मतलब भारी होती है, लघु मतलब हल्की होती है, पचने में हल्की होती है मूंग। और उसी तरह से उड़द जो होती है, अर्थात जो गुरु है, जिससे हम लोग पूड़ी खाते हैं, या फिर देखते हैं कटहल की सब्जी है, या मांस की बात करें, मांस क्या होता है, कभी कभी हम लोग खाते हैं तो पचने में भारी होता है। तो ये क्या होते हैं, इस तरह से आहार गुरु होते हैं। तो इस तरह से हम लोग लघु और गुरु आहार के बारे में भी बात करेंगे। इसके बाद देखते हैं तीसरा पॉइंट क्या है, आहार की मात्रा। तो आहार की मात्रा किस पे डिपेंड करती है, ये आपके जठराग्नि पर डिपेंड करती है, जठराग्नि पर डिपेंड करती है। अर्थात अगर भूख के, जिसको हम लोग भूख बोलते हैं, आपके मतलब व्यक्ति के भूख पर डिपेंड करती है कि व्यक्ति कितना आहार खाता है। तो हम लोग देखते हैं कि जो आहार होता है एक तरह से दो प्रकार का होता था, लघु आहार और गुरु आहार। तो जो गुरु आहार है, जो गुरु द्रव्य है, उसको कितना खाना चाहिए। कितना खाने का मतलब हम यहाँ पर जो एक तरह से आमाशय मतलब पेट, आमाशय का जो एक कैपेसिटी होती है, उसमें कहा गया है गुरु आहार को 1/8 या 1/3 भाग खाना चाहिए। मतलब जो आमाशय अर्थात जो स्टमक का जितना पार्ट है, जो कैपेसिटी होती है, उसका 1/2 पार्ट या 1/3 पार्ट ही उसको भरना चाहिए आहार, गुरु आहार से। लेकिन क्या लघु आहार को क्या पूरा पेट, क्योंकि क्यों करना चाहिए आधा, क्योंकि ये पचने में भारी होता है। अगर पूरा भर लेंगे तो कहीं ना कहीं ये डाइजेशन में बहुत प्रॉब्लम होने लगती है। लेकिन क्या लघु आहार को क्या पूरे पेट भर खाना चाहिए, तो नहीं, पेट भर खाना नहीं चाहिए। इसका मतलब क्या है कि जो लघु आहार को भी आकंठ नहीं खाना चाहिए, आकंठ नहीं खाना चाहिए। अर्थात जो गुरु आहार है उसको आमाशय अर्थात जिसको कुच्छी बोलते हैं, उसका 1/2 मतलब हाफ या 1/3 भाग ही खाना चाहिए। लेकिन जो लघु आहार है उसको भी मतलब पूरा पेट भर के नहीं खाना चाहिए, कुछ भाग शेष रखना चाहिए। किसके लिए, दोषों के लिए कुछ भाग शेष रहना चाहिए। इसके बारे में डिटेल बात करेंगे। चौथा पॉइंट देख रहे होंगे, मात्रावत आहार का फल। अर्थात जो व्यक्ति मात्रावत आहार खाता है, जो उसकी भूख है उतना ही आहार खाएगा। अर्थात किसी व्यक्ति को गुरु आहार कितना खाना चाहिए, लघु आहार कितनी खानी चाहिए, अगर इसको ध्यान रखते हुए भोजन करता है तो उसका क्या फल होता है। तो पहला बोला गया है कि उसकी प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं होता, अर्थात स्वस्थ है तो स्वस्थ ही बना रहेगा। बोला है कि अनुपहत प्रकृति, अर्थात उसकी प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं है, स्वस्थ व्यक्ति स्वस्थ ही बना रहेगा। अगर रोगी व्यक्ति है तो वो क्या हो जाएगा, स्वस्थ हो जाएगा।
रोगी व्यक्ति है तो स्वस्थ हो जाएगा। दूसरा चीज़, ये तो पहला पॉइंट है कि वो स्वस्थ बना रहता है, स्वस्थ व्यक्ति है तो स्वस्थ बना ही रहेगा। दूसरा इसका लाभ क्या होता है, अगर व्यक्ति मात्रावत आहार लेता है, अपने भोजन के अपने भूख के अनुसार ही आहार लेता है, तो उसके शरीर में क्या क्या वृद्धि होती है, तो उसके शरीर में बल, वर्ण, सुख। देखेंगे जब व्यक्ति मात्रा युक्त आहार लेगा तो उसमें बल की वृद्धि होगी, उसके कलर जो है बढ़ जाएगा, उसके चेहरे में चमक आ जाएगी, शरीर में चमक आ जाएगी, और सुखी रहेगा, क्योंकि स्वस्थ रहेगा तो सुखी रहेगा। इसके बाद देखेंगे फिफ्थ पॉइंट है आहार सेवन विधान ऑन द बेसिस ऑफ इट्स नेचर, अर्थात इस प्रकृति के आधार पर आहार सेवन का जो नियम है उसके बारे में बात किया जाएगा। तो यहाँ पर ये बात की गई है कि भोजन करने के बाद, इस हेडिंग हम लोग क्या पढ़ेंगे कि भोजन करने के बाद गुरु द्रव्य को खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए, लघु द्रव्य को खाना चाहिए कि नहीं। आपने खाना खा लिया है, जब खाना खा लिया है तो उसके बाद आपको क्या, चिवड़ा है, मटर है, इस तरह की चीज़ें जो गुरु द्रव्य होते हैं उसका सेवन कभी भी नहीं करना चाहिए, और लघु द्रव्यों का यदा कदा प्रयोग कर सकते हैं। मान लीजिए आहार का सेवन किया, उसके बाद थोड़ा बहुत समय बाद भूख लग गया है, तो गुरु द्रव्य को हल्का फुल्का खा सकते हैं, बहुत ज़्यादा खाने का नियम नहीं बताया गया है। उसके बाद देखेंगे 6 पॉइंट स्वस्थ वृत्त। तो स्वस्थ वृत्त का मतलब क्या है कि व्यक्ति अगर स्वस्थ है उसकी क्या वृत्त है, अर्थात इसको हम लोग इस तरह समझेंगे कि जैसे वृत्त का मतलब क्या होता है, गोला। वृत्त का मतलब होता है गोला, जैसे कहते हैं ना वृत्त का मतलब सर्किल। और कोई व्यक्ति अगर स्वस्थ है तो उसके स्वस्थ रहने के लिए कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं, इन पैरामीटर्स के बारे में हम लोग एक एक करके अब बात करेंगे आगे की हेडिंगों में। इस स्वस्थ व्यक्ति को स्वस्थ रखने के लिए कौन कौन से पैरामीटर होते हैं, इसमें 7वां पॉइंट देखेंगे। पहला पॉइंट क्या है, अंजन। तो 6 के बाद इस स्वस्थ वृत्त के अंतर्गत हम लोग बात करेंगे अंजन। तो अंजन किसके लिए किया जाता है, नेत्रों को स्वस्थ रखने के लिए, नेत्र को स्वस्थ रखने के लिए अंजन का प्रयोग करते हैं। और ख़ास तौर से आप देखते हैं बच्चों में अंजन का प्रयोग बहुतायत मात्रा में होता है, ग्रामीण क्षेत्रों में तो बहुतायत मात्रा में होता है, और यहाँ तक कि शहरी क्षेत्रों में भी किया जाता है। ये अंजन का प्रयोग से होता क्या है कि यहाँ पर जो नेत्रों का दूषित जल होता है अर्थात गंदा जल होता है, वो बाहर निकल जाता है और इन्फेक्शन नहीं होता है। आप देखते होंगे कि दिवाली की जो रात होती है उसमें भी, दिवाली की रात में भी बड़े बुजुर्ग लोग भी अंजन का प्रयोग करते हैं। नहीं तो बोला जाता है कि जो एक सामान्य बोलचाल की भाषा में होती है कि अगर आप आँखों में काजल नहीं लगाएंगे दिवाली की रात, तो उस दिन अगले जन्म में आप दूसरा पर्टिकुलर आप रूप धारण करोगे। तो इस तरह की चीज़ें बोली जाती है। तो इसकी बहाने आपको नेत्रों को स्वस्थ रखने के लिए अंजन का प्रयोग करते हैं। 8th पॉइंट देखेंगे, उसके बाद देखेंगे धूमपान। 8th पॉइंट में धूमपान। तो यहाँ पर देखेंगे धूमपान, जो आज के समय में धूम्रपान है, आज के समय में जो धूम्रपान है, धूम्रपान, ठीक है ना। तो कुछ धूम्रपान इसका कुछ इसी से मिलता जुलता रूप होता है, इसमें एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उसके थ्रू आप लोग जो है धूमपान यंत्र का प्रयोग करते हैं। धूम्रपान यंत्र का प्रयोग करते हैं, इसको बनाते हैं, कुछ प्रॉपर विधियां होती हैं। इस यहाँ पर होता क्या है, मेडिकेटेड औषधि होती है, मेडिकेटेड द्रव्य होता है, मेडिकेटेड जो द्रव्य होते हैं उनका प्रयोग करते हैं। तो इसको धूम मतलब धुएं के रूप में ये क्या करते हैं, जैसे सिगरेट पीते हैं, बीड़ी पीते हैं या हुक्का पीते हैं, तो उसका धुआं आपके मुख से होते हुए पूरे गले प्रदेश में या फिर सिर प्रदेश में जाता है। तो इससे होता क्या है, इस धूम्रपान के विधान से सेवन से होता क्या है कि नाक, कान, गला से संबंधित जो रोग होते हैं वो रोग नहीं होते हैं, और आपका स्वर यंत्र ठीक रहता है, आपका बहुत से सिस्टम ठीक रहते हैं। तो इस तरह की बातें हम लोग करेंगे। इसके बाद देखेंगे हम लोग नस्य का मतलब होता है यहाँ नासा, नस्य का मतलब होता है नासा अर्थात नोज। हम लोग देखते हैं कि कुछ औषधियों का सेवन नोज के माध्यम से लिया जाता है, अर्थात जो जिस औषधि का मतलब कि जिस क्रिया में जो नाक से औषधि का सेवन किया जाए उसको हम लोग नस्य क्रिया कहते हैं। नस्य क्रिया में क्या करते हैं
कि बहुत से चूड़ का प्रयोग करते हैं, बहुत से धूम्र का प्रयोग करते हैं, या मेडिकेटेड द्रव्य का प्रयोग करते हैं, जिसकी वजह से नासागत रोग, कंठगत रोग का ठीक होता है। तो ये नाक का इम्पोर्टेंट क्या है, जो सूंघने की क्रिया होती है, सूंघने की क्रिया में आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है। साथ ही साथ क्या है कि एक तरह से इसका डिटेल में हम लोग बाद में बात करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं 10th पॉइंट हम लोग का है दंत धावन। दंत धावन अर्थात दंत धावन का क्या मतलब है कि दांतों की सफाई, अर्थात दांतों की सफाई, दातौन की बात कर रहा है। दंत धावन किससे करेंगे, दातौन से करते हैं, दतुअन से करते हैं, जिसको हम लोग आज के समय में ब्रश करते हैं सुबह सुबह। ब्रश क्यों करते हैं, जो कि रात का खाया हुआ खाना जो होता है मुख में सड़ता है। और सही मायने में दंत धावन का नियम क्या होता है, किस तरह से करते हैं, ब्रश को किस तरह से करना चाहिए, और जो दातौन किस किस द्रव्य की बनी होनी चाहिए, इसके बारे में डिटेल हम लोग बात करेंगे। 11वां नंबर देख रहे होंगे जिह्वा निर्लेखन। जिह्वा निर्लेखन, निर्लेखन अर्थात दातोन करने के बाद या ब्रश करने के बाद जो हम लोग जीभ साफ करते हैं उसको बोलते हैं जिह्वा निर्लेखन। तो जिसको हम लोग जिह्वी बोलते हैं, एक्चुअली उसी को आयुर्वेद में बोलते हैं जिह्वा निर्लेखन। अर्थात दातोन करने के बाद जो रेस्ट ऑफ द पार्ट होता है उसी से हम लोग जिह्वा की सफाई करते हैं, इसी को बोलते हैं जिह्वा निर्लेखन, अर्थात जिह्वा की सफाई। क्योंकि जिह्वा को अगर साफ नहीं करेंगे तो जिह्वा पे ढेर सारी हम लोग की टेस्ट बड होती है। अगर जिह्वा गंदी रहेगी तो हम लोग को खाने का कोई स्वाद नहीं मिल पाएगा, और विभिन्न बीमारियां भी मुखगत रोग होंगे और जिसकी वजह से पूरे शरीर में फैल सकते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे स्वस्थवृत्त के अंतर्गत ही हम लोग पढ़ रहे हैं। इस समय स्वस्थवृत्त के अंदर जो पॉइंट आगे चल रहा है स्वस्थवृत्त के अंदर है, इसका पॉइंट है गंडूस। गंडूस किसे कहते हैं इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, बट यहाँ शार्ट जानते हैं। गंडूस का मीनिंग क्या होता है कि मुख में आप मुख में क्या करना है, मेडिकेटेड द्रव्य लेना है। द्रव्य इतना भर लेंगे जिससे कि मुख में हम लोग मेडिकेटेड जो लिक्विड है या द्रव्य भर लेंगे, द्रव भरेंगे, जिससे मुख को चलाया न जा सके, मुख को चलाया न जा सके। जैसे कहते हैं ना कि आप इतना मुंह में मतलब कोई द्रव्य भर लीजिए जिससे कि मुख न चले, स्थिर रखे रहे, उसको उस क्रिया को कहते हैं गंडूस। गंडूस से होगा क्या, जो मुखगत रोग है, जो कंठगत रोग है या सिरोगत रोग है, उसमें फायदे होते हैं। इसके बारे में हम लोग डिटेल बात करेंगे। इसी गंडूस से संबंधित हम लोग एक और पॉइंट बात करेंगे इसमें, कवल। कवल का सामान्य अर्थ क्या होता है, इसमें भी औषधि द्रव्य होता है, द्रव का प्रयोग करते हैं, लेकिन इसमें इतना भरते हैं कि जिससे मुख को चलाया जा सके। मुख को जैसे कहते हैं ना कुल्ला करना, तो मुख को चला सके, कुल्ला कर सके, इस तरह के उसको कहते हैं कवल, मुख को चलाया जा सके, ठीक है ना, तो उसको कहते हैं कवल। कवल गंडूस में ये फ़र्क है कि कवल में होता है मुख को चलाया जाता है, उसको बार बार जैसे मुख को चलाते हैं, जो औषधि द्रव्य है इधर उधर करते हैं, और गंडूस में क्या होता है स्थिर रखते हैं, इतना ज़्यादा मुंह में पानी ले लेंगे या लिक्विड ले लेंगे जिससे कि मुंह चले ना। उसके बाद देखेंगे अव्यंग। एक पॉइंट है अव्यंग स्वस्थ रहने के लिए स्वस्थवृत्त के अंतर्गत हम लोग बात कर रहे हैं। अव्यंग देखेंगे, अव्यंग का सामान्य जो अर्थ होता है मालिश। अव्यंग का सामान्य अर्थ होता है मालिश। मालिश में होता क्या है, क्या प्रयोग करते हैं, ऑयल प्रयोग करते हैं, तेल प्रयोग करते हैं। तो देखा जाए जब कभी बड़े बुजुर्ग होते हैं, माता पिता होते हैं, कहते हैं ना कि किसी भी काम से लौट के आते हैं या बहुत थके हारे होते हैं, तो उनके कहते हैं कि सर दर्द हो रहा है तो सिर की मालिश कर दो, सिरो अभ्यंग। या पैर दर्द कर रहा होता है तो उसको पादाभ्यंग कहते हैं, पादाभ्यंग। मतलब जिस शरीर के जिस अंग में होगा उसी के नाम से अभ्यंग हो जाएगा, अर्थात उसकी मालिश कर देंगे तेल लगा के। ऑटोमेटिक जो आयल होता है क्या करता है, वात का शमन करता है। वात के शमन करने से क्या हो जाएगा, जो वेदना होती है वेदना का शमन होगा। तो ये अभ्यंग के फायदे हैं, इसका डिटेल में हम लोग बात करेंगे। इसके बाद देखेंगे परिमार्जन। परिमार्जन का जो सामान्य अर्थ यहाँ पर दिया हुआ है शरीर परिमार्जन का मतलब होता है, इसमें होता क्या है, करते क्या है, इसको डिटेल में बाद में बात करेंगे, लेकिन इसका मीनिंग जानते हैं कि गीले वस्त्र से क्या करेंगे कि शरीर को साफ करते हैं, शरीर पे पोछा लगाते हैं, शरीर को साफ करते हैं,
ठीक है ना, गीले वस्त्र से शरीर को साफ करते हैं। परिमार्जन को सामान्यतः जो अर्थ होता है स्पॉन्जिंग, स्पॉन्जिंग, ठीक है ना। तो स्पॉन्जिंग जनरली हम लोग देखते हैं ना कि फीवर कंडीशन में किसी को अगर हम पूरे शरीर पे ठंडे पानी से अगर पोछा मार दे या सूती वस्त्र से अगर उसको पोंछ दे, ऑटोमेटिक टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं, कुछ ऐसी व्याधियाँ होती है जिसमें व्यक्ति को स्नान न कराकर क्या करते हैं, गीले वस्त्र से ही शरीर पे पोछा मार देते हैं, या उसकी वजह से जो उसकी गंदगी होती है, स्वेद होता है, जो कंडू होता है इत्यादि का समन हो जाता है, शरीर की दुर्गंध नाश हो जाता है। तो इसका इंपॉर्टेंट है, हम इसको डिटेल में बात करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देख रहे होंगे 15वां, यहां पर देखेंगे कि वस्त्र गंध मल्यादि धारण। तो यहां पर क्या है, 3 वर्ड है। वस्त्र मतलब कपड़े हो गए, गंध मतलब सुगंधित द्रव्य हो गया, माल्यादि मतलब जो अपने आप को सुगंधित रखने के लिए, अपने आप को अच्छा दिखने के लिए कुछ चीज़ों आभूषण धारण करते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि जब कभी भी हम इसका आज के परिप्रेक्ष्य में बताएं तो हम लोग कभी भी जब शादी बारात में किसी अच्छे जगह पे जाते हैं, विशेष जैसे दावत में जाते हैं या किसी भी सेमिनार में जाते हैं, तो होता क्या है कि हम बहुत सुंदर कपड़े पहनते हैं, अच्छे सूट बूट पहनते हैं, देखेंगे बहुत अच्छा सूट बूट पहनते हैं। और गंध मतलब हम परफ्यूम डालते हैं, देखते हैं परफ्यूम डालते हैं अपने अपने हिसाब से, फ्लेवर के हिसाब से। उसके बाद देखते हैं कि कुछ जो मालाएं होती हैं, जैसे फूलों की माला होगी या फिर जो भी चेन या समथिंग जो भी चीज़ें हैं, इन सब का धारण करते हैं। ये क्यों धारण करते हैं कि हम लोग देखते हैं कि जब अच्छे अच्छे लोगों का यहाँ पर जहाँ पर कलेक्शन होता है, तो वहाँ पर हम भी अपने आप को एक आदर सम्मान की भावना से वहाँ पर जाते हैं, जिससे कि हमें भी लोग देखें। तो इस भावना से यहाँ पर है। साथ ही साथ इसके जैसे अगर स्वच्छ वस्त्र होंगे और गंध का धारण और माला आदि धारण करेंगे तो शरीर में जो है शरीर स्वस्थ बना रहेगा, शरीर में कोई दुर्गंध नहीं होगी, शरीर से बदबू नहीं आएगी, अच्छे लोग आपके संपर्क में रहेंगे। तो इस तरह का यहाँ पर रेफरेंसेस है, इसका डिटेल में हम लोग बात करेंगे। इसके बाद देखेंगे हम लोग शौच विधि। शौच विधि मतलब शौचालय जाने की विधि, अर्थात जो मल त्याग की विधि है। तो मल त्याग की विधि है कि दिन में कितनी बार जाना चाहिए, दिन में कितनी बार जाना चाहिए, अर्थात सुबह शाम जाना चाहिए कि दिन में एक बार जाना चाहिए। साथ ही साथ इसके बारे में बात करेंगे कि जो मल जो त्याग करते समय व्यक्ति का जो डायरेक्शन होना चाहिए किस दिशा में होना चाहिए। जैसे कहते हैं ना कि लेट बाथ का जो डायरेक्शन होना चाहिए, बैठने का जो होता है टॉयलेट सीट का, उसका डायरेक्शन एग्जैक्ट किधर होना चाहिए, आयुर्वेद में बहुत अच्छे से बताया गया है। इसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद देखेंगे क्षौर कर्म। क्षौर कर्म का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर 3 चीज़ें होती है, केश, श्रमश्रु। श्रमश्रु का मतलब होता है दाढ़ी के बाल, दाढ़ी जैसे कहते हैं ना शेविंग रोज करना चाहिए, दाढ़ी के बाल। और नख, नाखून, नाखून के काटने को हम लोग कहते हैं क्षौर कर्म। अब ये बात होती है कि इन सब को कितने दिनों में काटना चाहिए और क्यों काटना चाहिए। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि अगर बाल नहीं कटवाएंगे तो बालों में गंदगी हो जाती है, नाखून अगर प्रॉपर समय से नहीं काटेंगे तो क्या करते हैं, उस समय बहुत ज़्यादा गंदगी रहती है, खाते समय हमारे मुख में जाएगा, विभिन्न बीमारियां उत्पन्न होंगी। उसी तरह से यहाँ पर श्रमसु की बात करें, दाढ़ी की बात करेंगे, तो यहाँ पर प्रॉपर विधान दिया होगा कि कितने समय में इन सब का कर्तन करना चाहिए, अर्थात इसको कटवाना चाहिए। इसके विषय में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। नेक्स्ट देखेंगे 18वां पॉइंट है स्वस्थ वृत्त के अंतर्गत ही पादत्र धारण। पादत्र धारण का जो मीनिंग होता है जूते या खड़ाऊं। जैसे कहते हैं जो रामायण में जो राम थे या राम उनके भाई साहब थे या जो भी उनके गुरु थे, वो क्या पहनते थे, लकड़ी के बने हुए चप्पल, खड़ाऊं। जो जूते या खड़ाऊं का धारण करने से क्या क्या लाभ होता है, क्यों धारण करना चाहिए, इनको धारण न करने से कौन कौन से रोग होते हैं, इसका डिटेल में हम लोग बात करेंगे। 19वां देख रहे होंगे छत्र धारण। छत्र धारण, छत्र का मतलब होता है सिंपली छाता, छाता। तो छाता का मतलब क्या है कि जैसे हम लोग देखते हैं कि ये आज भी हम लोग देखते हैं कि जैसे ठंडी हो, गर्मी हो, बरसात हो, मान लीजिए गर्मी की बात करें तो गर्मी में क्या होता है, आज भी हम लोग क्या करते हैं कि जब बाहर निकलते हैं तो या तो अपने आप को पूरे अच्छे तरह से ढक के निकलते हैं, दूसरी चीज़ उसके ऊपर भी हम लोग छाता का धारण करते हैं जिससे कि हम लोग को ये जो लू न लगे। उसी तरह से अगर हम देखें अगर बरसात की बात हो रही हो तो बरसात में भी हम लोग बरसात के पानी से बचने के लिए भी हम लोग छत्र का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह की बातें आयुर्वेद में बताई गई है। इसके न करने से कौन कौन सी व्याधियाँ होती हैं, इसका धारण करने से क्या क्या हम लोग को लाभ होता है, इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। तो ये हम लोग का आज का पूरा टॉपिक था। उम्मीद है वीडियो समझ में आया है। इसका डिटेल वीडियो अब इसके बाद हम लोग बनाएंगे एक एक करके। धन्यवाद।